ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में 7.7 शिद्दत का जबरदस्त ज़लज़ला। हवालीन में कई इमारतें मुनहदिम। जापान और फिलिपाइन में सुनामी की वार्निंग के बाद ओकिनावा में हवाई खदमात पर रोक। अमित शाह यूपी के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में करेंगे इंतखाबी रैलियां, तो वहीं इंदौर उज्जैन में बीजेपी कारकुनों से मुलाकात के बाद राजस्थान रवाना होंगे। जेपी नड्डा कांग्रेस के सीनियर लीडर भी आज मध्य प्रदेश में संभालेंगे कमान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज राजस्थान के कोटा से पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी वायनाड से पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती भी बिहार की हाई प्रोफाइल सीट पूर्णिया से दाखिल करेंगी पर्चा नामजदगी। बदायूं लोकसभा सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव। बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाने की पार्टी सदर को भेजी तजवीज, अब हतमी फैसले का इंतजार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत आज। कल ही ईडी ने गिरफ्तारी को दुरुस्त करार देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के वजीर आला केजरीवाल के जरिए की मनी लॉन्ड्रिंग। आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। 3 रोजा जायजा मीटिंग में रेपो रेट में तख्फीफ मुतवक्की। और लखनऊ सुपर जायंट्स की इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर 28 रन की शानदार जीत। आरसीबी की गुज़िश्ता 4 मैचों में तीसरी शिकस्त। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में आज सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। हुआलेन के इलाके में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें लरज़ गईं, जिसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं। यहाँ स्पीड ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है। दरियासना जापान की मौसमियाती एजेंसी ने 1 से 3 मीटर तक सुनामी की वार्निंग दी है। जापान ने जनूबी जजायर ग्रुप ओकिनावा के लिए सुनामी की वार्निंग जारी की है। फिलिपाइन में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इस ताइपे में 25 साल में सबसे बड़ा ज़लज़ला कहा जा रहा है। जापान के ओकिनावा में हवाई खदमात पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के तमाम किले मिस्मार कर दिए थे, इसलिए इस बार भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक बीजेपी यहां की तमाम 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से इलेक्शन लड़ रही है। कल जबलपुर और शहडोल में रैलियों के अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कारकुनों के साथ मीटिंग की और इंतखाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी तरफ आज वो इंदौर और उज्जैन में पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के रियासती सदर और खजुराहो पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार विश्वंत शर्मा पनामा में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और उनकी नामजदगी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा अवामी जलसा भी होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पिछली शिकस्त से सबक लेते हुए कुछ हिकमत अमलियों पर काम कर रही है। 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए कई उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मंवर जितेंद्र सिंह, रियासती कांग्रेस सदर जीतू पटवारी, विवेक तंखा और अरुण यादव आज एक साथ बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो का दौरा करेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो में कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी रैलियों में भी शिरकत करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर रामू टीकम पर एतमाद जाहिर किया है, जो बैतूल से गुज़िश्ता इलेक्शन हार गए थे। संजय शर्मा होशंगाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज आहिरवार हैं, जबकि खजुराहो सीट इंडी इत्तेहाद के तहत समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। साबिक एमएलए मीरा दीपक यादव यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मगरबी यूपी के इंतखाबी महाज को संभालेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके बाद वो मुरादाबाद में तंजीमी मीटिंग करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग की नामजदगी में हिस्सा लेंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी के अमल के एक हिस्से के तौर पर आज बीजेपी उम्मीदवार और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजस्थान के कोटा लोकसभा हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। ओम बिरला की नामजदगी रैली में राजस्थान के वजीर आला भजनलाल शर्मा भी शरीक होंगे। कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला की नामजदगी रैली के साथ ही एक अवामी जलसा भी होगा, जिससे राजस्थान हुकूमत के वजीर आला भजनलाल शर्मा, नायब वजीर आला प्रेमचंद बैरवा, काबीना वजीर करोड़ी लाल मीना, बीजेपी के रियासती सदर सीपी जोशी और बीजेपी के कई लीडर जलसे से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर लोकसभा हलके से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। भूपेंद्र मुसलसल इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। डीडी न्यूज ने भिवाड़ी में उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान भूपेंद्र यादव के साथ खास बातचीत की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान अभी भिवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, मातृभूमि हरियाणा और ये कर्म भूमि, आपने कर्म भूमि को चुना, कैसा रहा ये सफर? मैं तो पैदा भी अजमेर में हुआ था और मेरी तो सभी भूमि भोपाल की है और ये तो मेरा 40 साल का एक मेरा बहुत गहरा पारिवारिक सामाजिक रिश्ता है और अच्छा चल रहा है। कितना रिस्पांस आपको लग रहा है कि अलवर की जनता? पूरा एकदम अभिभूत है हूँ और सारा जनता का सपोर्ट मोदी जी की गारंटी को है। अलवर के लिए क्या योजनाएं हैं? भविष्य में आप सांसद बनेंगे, राज्यसभा से लोकसभा का सफर? मोदी जी की गारंटी को अलवर के गांव तक पहुंचेंगे। मोदी जी की गारंटी को अलवर के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ये कहना है भूपेंद्र यादव का, जो अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, भिवाड़ी। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस बार भी राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। नामजदगी से पहले राहुल वायनाड में रोड शो करेंगे। इस बार मुकाबला सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की बीवी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के रियासती सदर के सुरेंद्रन से है। केरला में दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के दरमियान लड़ाई दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मौजूदा मामला राहुल गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने से मुताल्लिक है। दरअसल बात यह है कि केरल के वजीर आला पी विजयन ने वहां से इलेक्शन लड़ने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। ये सूरत हाल तब से है जब बाएं बाजू की जमातें और कांग्रेस मगरबी बंगाल में एक साथ इलेक्शन लड़ रही हैं और कांग्रेस ने कुछ दूसरी रियासतों में भी बाएं बाजू की जमातों के लिए सीटें खाली कर दी हैं। वहीं झारखंड में बाएं महाज ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इससे साबित होता है कि रामलीला मैदान में इत्तेहाद सिर्फ तस्वीरों तक महदूद था। Parliament. Exactly. So people are questioning me, will you be like that? That's why I'm telling them, even before asking vote from my voters, I'm telling them I will be with you. If you trust me, vote me. This is what I am doing. डीडी न्यूज से बात करते हुए वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी का वायनाड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अवाम उनसे बहुत नाराज है।
तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार खड़ा करने में दुश्वारी का सामना है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाने की तजवीज भेजी है, जिसकी वजह से सियासी घमासान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। दरअसल बदायूं सीट पर एसपी उम्मीदवार को दूसरी बार तब्दील किया जाएगा। पहली फहरिस्त में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था। दूसरी फहरिस्त में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को एसपी का उम्मीदवार बनाया था। एसपी लीडर धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि चचा शिवपाल के लिए काम करने में कुछ हिचकिचाहट होगी, लेकिन हम आदित्य के लिए ज्यादा काम करेंगे और बदायूं से जीतेंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत होगी। अर्जी में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। कबल अजी ईडी ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर अपना जवाब पेश किया। ईडी ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये जुर्म PMLA के दफा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की तरफ से दाखिल करदा जवाब में कहा गया है कि शराब घपले से हासिल होने वाली रकम का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। इस रकम में से तकरीबन 45 करोड़ रुपए की नकदी का इस्तेमाल आपकी इंतखाबी मुहिम में गोवा असेंबली इंतखाबात 2022 के दौरान किया गया। ईडी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मुबैना शराब घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू होगी। ये माली साल 2024-25 की पहली मीटिंग होगी। आरबीआई गवर्नर की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में रेपो रेट में कमी की तवक्को है। इससे कबल मुनक़िदा आखिरी मीटिंग में एमपीसी ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की थी। इसे 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। नेशनल ओबीसी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस लीडर पीयूष पांडा के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जात पात से मुताल्लिक तबसरे करने पर सख्त एतराज जाहिर किया है। ओबीसी कमीशन ने इस तबसरे की तहकीकात का फैसला किया है। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हंसराज अहिर ने मगरबी बंगाल की डीजीपी को खत लिखकर 3 दिन के अंदर अब तक की गई कार्रवाई की तफसीलात तलब की हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में 8 जिला मजिस्ट्रेट्स और 12 पुलिस सुपरिंटेंडेंट का तबादला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक आसाम के 1-1 जिला मजिस्ट्रेट, बिहार और उड़ीसा के 2-2 और आंध्र प्रदेश के 3 जिला मजिस्ट्रेटों का तबादला किया गया। इनमें आसाम के ओलगिरी, बिहार के भोजपुर और नवादा अजला और साथ ही ओडिशा के कटक और जगत सिंहपुर और आंध्र प्रदेश के कृष्णा, अनंतपुर और तिरुपति अजला के जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं। वहीं झारखंड में देवघर, अंगोल, बहरामपुर, खर्दा, उड़ीसा के राउरकेला और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, पलनाडु, चित्तौर, अनंतपुरम और साथ में नीलौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को तब्दील कर दिया गया है। जबकि उड़ीसा में कटक के डीसीपी और आईजी सेंट्रल और आंध्र प्रदेश में गंटूर रेंज के आईजीपी का तबादला कर दिया गया है। और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने जोधपुर में मरकज की बीजेपी हुकूमत को हताफे तनकीद बनाते हुए कहा कि जिसने भी गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी से चाहे ताल्लुक रखता हो, लेकिन मरकजी हुकूमत जो कुछ कर रही है वो इंसाफ से ज्यादा इंतकाम जैसा लगता है। जो भी इस प्रकार के प्रकरण में साजिश पूर्ण तरीके से लोग जानबूझ के ऐसा काम करते थे, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष हो, प्रभावी हो
और भविष्य में नौजवानों के जहन में एक विश्वास पैदा हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है, एजेंसी का दुरुपयोग कर कर अपने विरोधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद मनशियात मुहिम और मौसमियाती तब्दीली समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नवंबर 2023 में कैलिफोर्निया के वुडसाइड में सरबराह इजलास के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के दरमियान पहली बार फ़ोन पर बात हुई। तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में आग लगने के सबब 29 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स ने क्लब के जले हुए और धुएं से भरे दाखिली रास्ते को घेरे में ले लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। गवर्नर के दफ्तर ने बताया कि एक जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक है जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और तुर्की के वजीर इंसाफ अलमार्ड नोक ने कहा कि हुक्काम आग लगने की वजह की तहकीकात कर रहे हैं और 5 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया है। जनूबी इराक में एक सड़क हादसा पेश आया है। जनूबी इराकी शहर बसरा में एक रेफ्रिजरेटर ट्रक बच्चों के एक ग्रुप से टकरा गया, जिसके नतीजे में स्कूल के 6 तलबा हलाक हो गए और 14 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और करीबी प्राइमरी स्कूल के तलबा के एक ग्रुप पर चढ़ गया, जो बसरा के शुमाली मज़ाफ़ात में वाक़े हरथा शहर में सड़क के किनारे चल रहे थे। अस्पताल में बताया गया कि बाज़ जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है और उनके सर पर शदीद चोटें आई हैं। और पुर्तगाल के वजीर आज़म लुइस मॉन्टेनेग्रो ने आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद हलफ उठा लिया है। डेमोक्रेटिक अलायंस इत्तेहाद ने 10 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी के मुकाबले में बहुत कम फ़र्क से कामयाबी हासिल की। मॉन्टेनेग्रो ने कहा है कि उनकी हुकूमत अपने 4.5 साल मैंडेट के अख्ताम तक हुकूमत करने के लिए पुरअज़्म है। मॉन्टेनेग्रो ने आजिज़ी से हुब्बुल वतनी के जज्बे और मुज़ाकरात की सलाहियत के साथ काम करने का वादा किया है। उन्होंने अपोजिशन से ताउन की भी दरख्वास्त की है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेनेगल में बासिरो डायमाई फाई ने सदारती इंतखाबात जीतने के बाद हलफ उठा लिया है। उन्होंने मुल्क में इस्तेहकाम और माशी तरक्की का वादा किया है। हलफ बर्दारी में नाइजीरिया के सदर बोला टानिबो, घाना के सदर नाना उकुफो एडो और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरमैन मूसा फाकी मोहम्मद समेत 1 दर्जन से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और इलाकाई नुमाइंदों ने शिरकत की। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की कर लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आपको बता दें कि कल बदायूं में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने एक वहाँ इजलास किया और लोगों से उन्होंने अपील भी की। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपने शह सुर्खियों में जगह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बात कहते हुए कहा कि तीसरी मुद्दत में बदउनवानों की खैर नहीं है। उन्होंने लगाम लगाने की बात कही है करप्शन पर, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कई स्कीमों का भी जिक्र किया, जिससे उन्होंने बताया कि इससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जो बदउनवान लोग हैं उनको इससे डर भी लग रहा है। लिहाजा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लेकिन हम विकास की जो यात्रा है उससे आगे बढ़ते रहेंगे। और अब नजर डालते हैं अगली सुर्खी पर। हिंदुस्तानी अफवाज सरहद पर मजबूती से खड़ी है। फौजियों की वापसी और चीन की सरहद पर कशीदगी में कमी से ही मामलात हल किए जाएंगे। आपको नाज़रीन यहाँ ये हम बताते चलें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल अपने एक बयान में ये बात कही है। हिंदुस्तानी अफवाज सरहद पर मजबूती के साथ खड़ी है और उन्होंने काफ़ी अफवाज की तारीफ भी की है और कहा है कि उनकी जो हिम्मत है, जो हौसला है, वही हमें मजबूती भी देता है। और साथ ही फौजियों की जो वापसी और चीन की जो सरहद पर कशीदगी आई है, उसकी जो कमी आई है,
उसकी वजह यही है कि हमारे जो अफवाज हैं वो सरहद पर पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। जामिया मिलिया इस्लामिया में चौथा सालाना खान अब्दुल गफ्फार खान यादगारी खुतबे का इनाकाद किया गया, जिसमें कई मौजूज़ीन ने शिरकत की और साथ ही असातिज़ा के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ तलबा ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपको बताते चलें कि इसमें बहुत से तलबा ऐसे थे जिन्होंने अपना लेक्चर में अपने बहुत खूबसूरत पर्चा पढ़ा और जिसकी कि असातिज़ा ने तारीफ़ भी की है। और ये जो प्रोग्राम था ये जामिया मिलिया इस्लामिया में मुनक़िद किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान यादगारी खुतबे पर। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। खेल की सुर्खी है T20 वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा। फहरिस्त इसकी नाज़रीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप के लिए मुमकिना खिलाड़ियों की जो फहरिस्त है उसमें बताया गया है कि बहुत जल्द इसका फैसला किया जाएगा। इसकी फहरिस्त तैयार की जा चुकी है और बहुत जल्द ये मंजर आम पर भी आ जाएगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी नाज़रीन हमने रोज़नामा हमारा समाज से ली है। महाराष्ट्र ने 56वें कौमी खो खो चैम्पियनशिप में मर्द और ख़वातीन दोनों ज़ुमरों का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताब को जीत लिया है। जी हाँ, इस चैम्पियनशिप में जो अभी हुई थी 56वें कौमी खो खो चैम्पियनशिप में कई जो प्लेयर थे उन्होंने हिस्सा लिया था। और न सिर्फ यहाँ खेलों को बढ़ावा मिल रहा था बल्कि ख़ास बात ये थी कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है वो भी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए थे और अपने न सिर्फ उन्होंने अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे बल्कि उन्होंने खेलों को भी आगे बढ़ाने के लिए हदफ भी लिया था। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी अप्रैल में वोटिंग के लिए पूरी तरह से कोशा नज़र आ रही है और बहुत जल्द मुकम्मल रुकनियत के लिए इस पर बातचीत की जा सकती है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाज़रीन फ़लस्तीन से ही मुताल्लिक़ है। फ़लस्तीन की नई नामज़दगी काबीना के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं एंटोनियो ब्लिंकन। और वाकई ये एक ख़ास मौका था जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के साथ बातचीत की और कहा कि नई हुकूमत नामज़द किए जाने के बाद पहली बार फ़ोन पर तबादला ख्याल किया और कई ख़ास उमूर पर उनके साथ बातचीत हुई। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में मंगल को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेले गए मैच में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी और आरसीबी को 28 रन से शिकस्त दे दी। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने क्विंटन डी कॉक की 81 और निकोलस पॉन्ड की 40 रन की बदौलत 5 विकेट पर 181 रन बनाए। 182 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए आरसीबी 19.4 ओवर में 153 रन पर ऑल आउट हो गई। लखनऊ की जानिब से मयंक यादव ने 3 विकेट हासिल की। गुज़िश्ता 3 मैचों में लखनऊ की ये दूसरी जीत थी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला विशाखापट्टनम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अपने गुज़िश्ता मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस वक्त 7वें नंबर पर है जबकि केकेआर की टीम दूसरे नंबर पर है। आईपीएल में अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान 32 मैचेस हो चुके हैं जिनमें केकेआर ने 16 बार जीत हासिल की है जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 15 मैच जीतने में कामयाब हुई है। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। मराकश में खेले जा रहे टेनिस के मराकश ओपन में भारत के सुमित नागल ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए आखिरी 16 में जगह बना ली है। नागल ने मंगल को फ्रांस के क्वारंटीन माउंटेड को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। नागल का ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद से पहला टूर लियोल की जीत रही। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस चार्ल्सटन ओपन के आइंदा राउंड में पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। डैनियल कॉलिंसन ने स्पेन की पाउला पडोसा को सीधे सेट में 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर अगले मरहले में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। और नाज़रीन आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।